सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को हाय बोल दूं क्योंकि एंकर भी उनका फेवरेट है और गेस्ट भी उनका फेवरेट है। टीम ने चेक करा तो बोला कि सर आपको बैन कर दिया पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने धमकी दी थी। क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जो बातें चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जा सकती है एज अ स्पाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है? एक स्नैपर क्या करेगा, 5 किलोमीटर दूर से भी क्या करेगा, डिस्टेंस लेके टारगेट कर सकता है। तो 200-300 मीटर तक एक लड़का असॉल्ट राइफल लेके आने का मतलब आपकी एजेंसी मिली हुई है उसमें। तब एक लड़का इतने क्लोज तक आया है जब 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं आ सकता। और ऐसा भी नहीं है कि पिक्चरों के जैसे एक सीन बनाया हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल से गोली मारना। अरे भाई, ये हिंदी पिक्चर या हॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है कि तू गोली मारेगा। अगर आप उस सीन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, इस वक्त सबसे ज्यादा थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन या जिनपिंग, इनमें से किसको है और क्यों? सर सबसे ज्यादा इस टाइम अगर आप थ्रेट देखें तो आपने काफी महीने पहले कह दिया था कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा। जी जी। आपने अभी हाल में 2 महीने पहले कह दिया था कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी और वही होता दिख रहा है। तो आप कुछ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं? नहीं सर, अरे नहीं सर, नहीं या आपके सोर्सेज बताते हैं? कैसे आपको ये पहले कैसे पता चल रहा सर? देखो, नहीं, ये सोर्सेज बताते हैं। बांग्लादेश के अंदर जो टेरर कैंप चल रहे हैं इनके, लेकिन उन टेरर कैंपों को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है। शेख हसीना के जाने के बाद 5 महीने के अंदर बांग्लादेश की सरकार गिर जाएगी, तारिक रहमान की। कैसे? देखिए सर, इंडिया में छोटा सा भी इंसिडेंट की प्लानिंग करते हैं, ये इनपुट हमें मिलती है। हम अपने देश को बचाने के लिए उन टेरर कैंप को खत्म करेंगे सर, लेकिन गेम पाकिस्तान का सोचना। क्या लग रहा है वाकई पीओके पाकिस्तान से अलग होगा? पाकिस्तान के अंदर कल की आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान में 30 पुलिस वालों ने रिजाइन किया है सर। पता आपको, 30 पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। अब ये सोचो कि जिस पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, जो पाकिस्तान आज कर्जे में डूब रहा है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे रहा है? जब मैंने पूछा अपने सोर्सेज से, यार मैंने कहा क्या है भाई, लेकिन पाकिस्तान से कोई भी एक जर्नलिस्ट भी बोल देना सर कि हिंदुस्तान के अंदर देखो ये चीज, कहेंगे देखो इसने ऐसा कहा। अरे भाई, तुम्हारा बाप है क्या वो आदमी? यार पुलिस वालों की ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, कहता साला अभी भी हमको दिखा रहा है करके, इतना ही 2 गोलियां और मारते हैं उसमें। ये धुरंधर देखिए आपने? देखिए सर, वो प्रोपेगेंडा फिल्म है या वाकई स्पाई की जिंदगी वैसी होती है और वैसा संभव है जैसा दिखाया गया? सर देखो, एक क्रिटिसिज्म आपका ये रहता है कि आप सही नहीं है। आप कभी एनएसजी में नहीं रहे, आप कभी कमांडो नहीं रहे, आप कभी स्पाई नहीं रहे। इसकी सच्चाई क्या है? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं और वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज तो हमारे पास समझने के लिए, बात करने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को हाय बोल दूं क्योंकि एंकर भी उनका फेवरेट है और गेस्ट भी उनका फेवरेट है और डीजी आईएसपीआर का तो ज़्यादा ही फेवरेट है हम, तो इसलिए चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। और आज हम बहुत सारे विषयों पे बात करने वाले हैं। क्या पीओके वाकई में टूट जाने वाला है? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल जाने वाला है? या फिर हम ये भी बात करेंगे कि ईरान अमेरिका युद्ध में पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान को वाकई खतरा है? ट्रंप, जिनपिंग, पुतिन और नरेंद्र मोदी, किसकी जान को ज़्यादा खतरा है? भारत की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात करने हैं। और हमारे साथ पूर्व एनएसजी कमांडो और स्पाई लकी बेस्ट मौजूद है। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। बिल्कुल। तो मैंने इंट्रो में कहा कि आप और मैं पाकिस्तानियों के फेवरेट हैं। बिल्कुल सर। सर देखो ना, मैं क्या कह रहा हूँ, एकदम मैं रात को सो के उठा, एकदम से देख रहा हूँ 2.5-3 लाख फॉलोवर चले गए। अच्छा। तो मुझे नॉर्मली लगा सर ऐसी कुछ ग्लिच हो गया होगा, मैं बार बार रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, यार ये क्या हो गया एकदम से। तो देखने के बाद सर हमारे को समझ में नहीं आया ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है सर। तो जब चीज़ें टीम ने चेक करा तो बोला कि सर आपको बैन कर दिया पाकिस्तान के अंदर। ये 12 तारीख की बात है सर। हमने फिर बात करी, सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, सब जगह बात करी। बोला सर आपका बहुत क्लीन है। मैंने कहा सर आज तक तो मैंने कभी तू कह के बाद में गाली तक नहीं देता, कुत्ता तक नहीं बोला होगा मैंने आज तक किसी को सोशल मीडिया में। तो बोला सर आपका बहुत क्लीन है, लेकिन पाकिस्तान के आईएसपीआर ने बोल रखा है कि उनकी जो टेलीकॉम कम्युनिटी वो है टेक्नोलॉजी, उनके हिसाब से उन्होंने बोला है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो बोला पाकिस्तान से ओके करवा दो, हम आपको वो कर देंगे। पाकिस्तान कहाँ से ओके करेगा सर? पाकिस्तानियों को ये बुरा लग गया होगा कि आपने उनको गाली दी क्यों नहीं। सब देते हैं, दुनिया देती है, आपने दी नहीं तो उन्होंने कहा ये आदमी ठीक नहीं है। बताओ सर। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तानियों का हमसे प्रेम इतना, आपका अकाउंट बैन किया। मुझे तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने धमकी दी थी कि तुम भी प्लेन पर बैठ कर आओ हमारे पाठशाला का क्लिप चलाकर। और मैंने देखा जो हमने पिछला पॉडकास्ट किया था उसका उन्होंने एक डीप फेक बनाया सर, और उसको वायरल किया कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर की में पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, उसको मुझे भी बहुत गालियां पड़ी उससे सर। कई लोगों ने मतलब मुझे दबा के गालियां दी कि तो अरे मैंने कहा भाई मैंने बोला ही नहीं ऐसा। तो मैंने भी देखा चीज़ें, तो सर उन्होंने एआई से पूरा का पूरा कन्वर्ट करके पूरा पाकिस्तान में चलाया था वो। फिर उन्हें यहाँ पर चेक किया था, वो पूरा वो था सर।
नहीं तो लेकिन इससे दिखता है कि उनको ये लगा होगा कि इन दोनों के मुंह से अगर पाकिस्तान की तारीफ होगी तो पब्लिक सोचेगी कि पब्लिक हाँ सोचेगी, बिल्कुल, शायद बिल्कुल। सच में ऐसा हो रहा सच है। में ऐसा हो तो रहा है, डीप फेक आजकल बड़ा खतरा भी हो गया है और पाकिस्तान जैसा देश तो उसको बहुत ही यूज़ करता है, तो थोड़ा आप लोग भी संभल कर रहिए अगर इस तरह का कुछ आपके सामने आता है। लेकिन मैं थोड़ा लकी जी शुरुआत करूं, पिछले बार जब हम मिले थे मेरे ख्याल से 1-2 साल तो हो ही गए, बिल्कुल हो गए, 2 और साल उस के आसपास। बीच में दुनिया बहुत बदल गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, और स्पेशली अभी जिस तरह से युद्ध चल रहा है सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले मैं बात करूंगा ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये चलते चलते रुकता हुआ लगा, फिर अचानक से तेज़ हो गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप को मार देंगे ऐसी धमकियां होने लगीं, और ये भी कहा गया कि उन्होंने प्लेन बीच में बदला। क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान को वाकई ख़तरा है, और ये युद्ध में हो क्या रहा है? सर एक्चुअली क्या है, देखिए हम जो वॉर देख रहे हैं, अगर जब ईरान पर 28 तारीख को जो पहला एक अटैक किया, इन्होंने मिसाइल अटैक किया, तो मैं तब से कहता कि ये वॉर नहीं रुकेगा सर, क्योंकि हमें ये वॉर आज नज़र आ रहा है कि ये वॉर चल रहा है। इस वॉर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास कई सालों से है कि ये वॉर होगा। ये वॉर रुकने के लिए नहीं है कि एक दिन स्ट्राइक कर ली, लोगों ने बोला रिजीम चेंज होगा वॉर रुक जाएगा। रिजीम तो तुमने मार दिया ना, अगले दिन तुम्हारा वॉर रुक जाना चाहिए। तो हम अगर वॉर के पीछे की कहानी देखें तो मैं सिर्फ एक लाइन में समझाऊंगा, उस पर मैंने बहुत बात करी है। ये जो आज आप वॉर देख रहे हैं पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहे हैं, इसके बीच 1945 में ऑपरेशन एंथिकेबल है सर, जो चर्चिल ने एक ऑपरेशन चलाया था MI6 से। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, USSR को ख़त्म करना। तो 1990 के दशक में आपने देखा कि USSR टूट गया, लेकिन एक्चुअली ऑपरेशन एंथिकेबल तब भी चल रहा है क्योंकि रशिया तब भी पावरफुल है। और रशिया के साथ एक कंटिन्यू उन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को यूज़ किया। तब भी आपने देखा होगा 2014 में भी रशिया यूक्रेन का समझौता हुआ था, पीस डील तो तब भी हुई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी के तौर पर यूक्रेन को यूज़ किया। यूक्रेन के साथ कंटिन्यू रशिया की फाइट चल रही है। लोगों ने बोला, बड़े बड़े एक्सपर्ट आए, सर 3 दिन में वॉर खत्म। रशिया क्या करेगा, पूरा यूक्रेन को कवर कर देगा, क्योंकि आपको यूक्रेन दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन के पीछे आपको पूरा नाटो नज़र नहीं आ रहा, पूरा ब्रिटेन नज़र नहीं आ रहा, अमेरिका नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ें नहीं देख रहे हैं। तो आज भी 3.5 साल हो गए लगातार वॉर चल रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि ईरान पर अटैक करने से पहले अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर कर दिया, वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लिया। लेकिन क्या है, अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर रशिया के अंदर आना है, पूरा रशिया के अंदर अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि उसको अपना नेवल बेस बनाना है, अपना आर्मी बेस बनाना है, एयरफोर्स का बेस बनाना है। और एक दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये है, दूसरा क्या है, अमेरिका को पता है कि कहीं ना कहीं ईरान बहुत क्लोज है रशिया के। आपने कभी भी देखा होगा, अगर हम भी हिंदुस्तान से, अमेरिका बार बार क्यों नाराज़ हो रहा है, अमेरिका इसलिए नाराज़ हो रहा है, हम रशिया के साथ डील करते हैं। अमेरिका की एक ही चीज़ थी, हम तुम पर 100% टैरिफ लगा देंगे, 200% टैरिफ लगा देंगे, तुम रशिया के साथ डील मत करो। चाहे अगर जर्मन भी यही चीज़ बोला, पोलैंड भी यही चीज़ बोला, अगर आप उनका हर एक का एंड पॉइंट चेक करोगे तो उनको हमसे ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रही है, हमसे दिक्कत हो रही है कि हम रशिया से हमारी क्लोजनेस है, तो इसलिए हमारे ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। नहीं तो हिंदुस्तान के साथ अमेरिका की पर्सनल ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत है हम रशिया के दोस्त हैं। तो दूसरा क्या है, आज ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले तो क्या है कि रशिया को अकेला कर देना, रशिया को अकेला कर देना, मतलब रशिया के साथ कोई भी डायरेक्ट तरीके से खड़ा ना हो। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान को कह रहे हैं, कंटिन्यू उनके चाइना के ऊपर भी प्रेशर डल रहा है, यूएस का लगातार चाइना, क्योंकि चाइना भी क्या है, रशिया के साथ अच्छा है। चाइना तो सुनने को तैयार नहीं है, नहीं है ना सर, लेकिन और ना इंडिया सुन रहा है, ना इंडिया सुन रहा है, लेकिन अपनी तरफ से तो कर रहे हैं ना सर। तो आज अगर ये कह रहे हैं कि ईरान का वॉर रुक जाएगा, ईरान का वॉर नहीं रुकेगा सर, ये मैं शुरू से कह रहा हूं। तो ये कितने साल चले? ये जब तक ये जैसे 3.5 साल तो आज यूक्रेन रशिया को हो गया, तो ये 4-5 साल आप इसको भी छोड़ दो, 4-5 साल भूल जाओ बिल्कुल, धीरे धीरे मीडिया इसको दिखाना बंद कर देगी, लेकिन ये वॉर लगातार चलता रहेगा। आज यूक्रेन और रशिया का वॉर कौन दिखा रहा है सर? कोई नहीं दिखा रहा, कहाँ मीडिया में चल रहा है, लेकिन वॉर तो चल ही रहा है, ग्राउंड पर तो चल ही रहा है वॉर। अब क्या है, तो आप कह रहे हैं वैसे ही अमेरिका और ईरान का वॉर हो जाएगा लगातार कि वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और एक्चुअली क्या है, ईरान के पीछे भी आपको पता है कि रशिया और चाइना कंटिन्यू ईरान के सपोर्ट में है। और दूसरा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान वाकई में खतरा है? देखो मैं सर 2 चीज़ें समझा, मैं इस पर आऊंगा एक मिनट। पहले ये बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध चलता रहेगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या वो भी बीच नहीं, बार बार बीच में बंद होगा सर, लगातार बंद होगा, बंद होगा खुलेगा? फिर आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही चाहता है युद्ध, नहीं, अगर आप ईरान की भी शर्तें देखो, ईरान भी कहता है कि युद्ध ना रुके। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये कह देंगे कि अमेरिका ही चाहता है कि युद्ध ना रुके, बराबर ईरान भी नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके। क्यों? जो ईरान के जो भी वर्ड्स हैं वो सिर्फ बोल ईरान रहा है, उसके पीछे वो पूरा का पूरा रशिया या चाइना। अगर आपने बीच में एक चीज़ देखा होगा कि चंद दिनों के लिए क्या हुआ, इन्होंने बोला हम सीज फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान भी बोला हम सीज फायर करा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए बीच में चीज़ें स्टेब्लिश हुई, लेकिन अटैक यूक्रेन से बहुत फास्ट होने लग गया था। उधर रशिया के ऊपर तेजी से अटैक होना शुरू हुआ। यूक्रेन ने, आपने देखा होगा कि रशिया की एक ऑयल कंपनी के ऊपर भी अटैक किया, मेन मॉस्को के अंदर, रशिया को बहुत नुकसान हुआ। तो जब यहाँ वॉर रुका तो उन्होंने अपनी ताकत किस पर झोंकी है?
पूरी की पूरी ताकत झोंकी है रशिया के ऊपर यूक्रेन को सपोर्ट करने में। अब कहाँ तक एसवीआर को भी पता है, रशिया को भी ये चीज़ पता है कि देखो नाटो अगर सपोर्ट करेगा, अमेरिका को सपोर्ट करेगा या अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा, कहीं ना कहीं अमेरिका की ताकत डिवाइड हो रही है सर। अमेरिका पूरा का पूरा फोकस यूक्रेन में नहीं लगाएगा क्योंकि उससे भी युद्ध लड़ना है, तो उसकी ताकत डिवाइड होगी। जब तक यहाँ से ईरान का वॉर चलेगा तो नाटो की, अमेरिका की, MI6 ब्रिटेन की, फ्रांस की, इन सब की ताकत यहाँ भी लग रही है। तो रशिया को वहाँ बहुत फ्री हैंड मिल रहा है, तो रशिया भी नहीं चाहता कि ये वॉर रुके, जो सच है। चाइना भी नहीं चाहता ये वॉर रुके। सर देखो, अमेरिका जितने टाइम तक वॉर पर रहेगा, कुछ भी हो, तुम कुबेर का खजाना क्यों ना हो, इकोनॉमी उसकी भी डाउन होगी, इकोनॉमी तो कमज़ोर होगी, हथियार उसके भी जा रहे हैं, सब कुछ उसका भी नुकसान हो रहा है। तो और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बैकफुट में बैठा हुआ ब्रिटेन, जो सच में अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी चाहता है अमेरिका कमज़ोर हो। ये दुनिया के अंदर हमें दिखाई देता है कि ये सब दोस्त हैं। इंटरनेशनल में कोई दोस्त नहीं है सर, सबको पावरफुल बनना है। अब अमेरिका तो डायरेक्ट फ्रंट से आ रहा है, लेकिन ब्रिटेन तो फ्रंट में नहीं है इस वॉर के अंदर। लेकिन अगर मैं ये नेटो बोलूं, देशों ने ही साथ नहीं दिया, तभी तो ट्रम्प नाराज हो गए कि ये लोग मेरे साथ नहीं है। साथ में नहीं है सर। देखो अमेरिका कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लोग, अगर चलो ये लोग पावरफुल नहीं बन रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये पावरफुल बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो एक तरीके से दबाते थे लोगों को, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा जितना अमेरिका कमजोर जितना आज अगर अब अमेरिका इस वॉर से बैकफुट में जाता है तो अमेरिका का तो सब कुछ ही खत्म है सर। लोग बोलेंगे कितने से ईरान ने अमेरिका को हरा दिया, तो आज तक जो अमेरिका बोलता है कि मैं सुपर पावर हूं, मैंने दुनिया में 65 देशों की सरकार गिराई है, मैंने रजीम चेंज कर दिया दुनिया को, सब खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका की मजबूरी है इस वॉर को कंटिन्यू लड़ना, अमेरिका बैक में नहीं जा सकता। दूसरा क्या है, नवंबर में इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर। तो अमेरिका सिर्फ ये चाहता था कि इस वॉर को क्या करें, नवंबर तक कम करना। अमेरिका भी नहीं चाहता है वॉर रुके, लेकिन यहाँ ईरान को भी पता है कि नहीं, हमारे को तुम्हारी पॉलिटिक्स सब पता है कि तुम नवंबर में तैयार हो रहे हो खुद को करने के लिए, नवंबर में इलेक्शन के बाद तुम पूरा अटैक करोगे हमारे ऊपर। तो वो कह रहे कि नहीं, तुम तो अभी अटैक करो, क्यों हम इस वॉर को खत्म करें। तो ये वॉर कंटिन्यू चल रहा है। अमेरिका ने एक गेम खेला, अमेरिका ने बोला इसराइल को कि भाई मैं तो शांति करूंगा, तू लेबनान पर हमला करते रहना, और दुनिया को मैं दिखा रहा हूं कि तू हमला रोक, हमला रोक। ये सब एक है। अगर आप गेम के पीछे जाओ तो ये सब आपको एक ही मिलेंगे, या आपको अलग नहीं मिलेंगे। दुनिया को दिखाने के लिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आप ये देखना कि नाटो ने बोला कि मैं अमेरिका के साथ नहीं हूं इस वॉर में, सबने बोला, और डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज हो गए कि यार नाटो इस वॉर में मेरे साथ नहीं है। फिर थोड़े दिन के बाद, अगर आप कल का भी देखो, कल भी इन सबकी मीटिंग हुई है, आप महीने भर पहले की एक वीडियो देखना, स्टेटमेंट देखना, इंटरव्यू देखना नाटो चीफ का। नाटो चीफ ने ओपनली क्या बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत मजबूत लीडर है, एक पावरफुल लीडर है, और उन्होंने जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है, हमें उनके डिसीजन पर फक्र है। यार एक तरफ तो आप बोलते हो हम इस वॉर की निंदा करते हैं, इस वॉर में है नहीं, वहाँ आप कह रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। तो ये पूरा का पूरा सर एक ही है, मेरी बात समझ रहे, पूरा एक है। सिर्फ दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, ये दुनिया को बोला जा रहा है कि हम वॉर रोकना चाहते हैं, हम सीज फायर करना चाहते हैं। अगर आप, ब्रिटेन इस वॉर में है ही नहीं, तो साइप्रस के अंदर आपकी MI6 क्या कर रही है। अगर फ्रांस कहता है मैं इस वॉर में नहीं हूं, तो आपने अपनी नेवी को क्यों मूव कर रखा है, आप क्यों नेवी अपनी मूवी को, अगर आप कहते हो ब्रिटेन की मैं बिल्कुल नहीं हूं, तो क्यों आपकी रॉयल एयरफोर्स मदद कर रही है इस वॉर में। फिर अभी आपने कहा कि ये चाहते हैं कि अमेरिका कमजोर हो, फिर आप कह रहे हैं कि ये अमेरिका के साथ हैं। दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही हैं। नहीं सर, अमेरिका के साथ कहने का मतलब है कि फ्रंट पर अमेरिका है। एक उदाहरण के लिए कि मैंने अपने पूरे परिवार को झोंक दिया एक लड़ाई में आपके साथ, लेकिन पड़ोसी ने क्या कर दिया, अपना एक आदमी दे दिया, ताकि आपको भी लगे कि नहीं 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 ये मेरे सपोर्ट में। लेकिन पड़ोसी पूरे खुल के नहीं आ रहा, पड़ोसी के 5 बच्चे हैं, एक बच्चे को बोला तू जा यार, बस तू जा, तू पीछे रहना, लेकिन क्योंकि फ्रंट में नहीं आएगा। अब देखो, फ्रांस ने भी अपनी नेवी मूव करी, नेवी को तो अटैक तो नहीं करवाया ना नेवी से, लेकिन कहने के लिए मेरी नेवी है, कहने के लिए MI6 साइप्रस के साथ जॉइंट ऑपरेशन कर रहा है CIA, लेकिन पूरी ब्रिटेन आर्मी तो नहीं है ना सर, लेकिन कहने के लिए है और कहने के लिए नहीं भी है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसमें वो जो कह रहा है मैं तो जॉइंट ऑपरेशन कर ही रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं तो जॉइंट ऑपरेशन कर रहा हूं। नाटो कहता है हम तो हैं ही साथ में, फ्रांस कहता है मैंने अपनी नेवी मूव कर रखी है, तो रॉयल एयरफोर्स कहते हैं हम तो मदद कर रहे हैं तुम्हारे साथ मिसाइल गिराने के ऊपर। लेकिन फ्रंट पर तो डायरेक्टली अमेरिका है ना सर। अगर सपोज करो इनको अगर ₹1 का नुकसान होगा, ब्रिटेन को ₹1 का नुकसान होगा, तो अमेरिका को ₹1000 का नुकसान हो रहा है। वो तो हो ही रहा है। लेकिन क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि ये युद्ध अभी चलेगा, रशिया भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि अमेरिका फंसा रहे युद्ध के अंदर, और इससे उनकी शक्ति भी कम होती है और आर्थिक शक्ति भी कम होती है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जो बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की जा सकती है एज अ स्पाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है?
क्योंकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति जो है वो पहले भी मारे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि हत्या नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के समय हमने देखा था कान के छूते हुए गोली जा चुकी है, अभी हाल में एक प्रोग्राम में गोली चल गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास पहुंचना असंभव है ऐसा तो नहीं लगता। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस वक्त खतरे में है? सर देखो, डोनाल्ड ट्रंप को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये सच है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को सही इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरी की पूरी। इसके मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या है, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखो, हम आते हैं 2019 से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 जब कोरोना आया था तो डोनाल्ड ट्रंप वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, इसकी आप वैक्सीन मत लो, इसकी ज़रूरत नहीं है, सही हो जाएगा। ये एक्चुअल में बोला था डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है सर, मैं ओपनली तो उसका क्या नाम बोलूँ, ब्रिटेन का बहुत बड़ा मीडिया हाउस, इंटरनेशनल मीडिया हाउस, उसने डोनाल्ड ट्रंप के क्लिप को काट काट के क्लिप चलाया उसके कि और लोगों ने मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप का, एक मीम की तरह। आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस मीडिया हाउस के ऊपर अरबों रुपए का मानहानि का दावा कर रखा है, केस चल रहा है इनका इस मीडिया हाउस का। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आप कोरोना के मैं इसको सीरियस मत लो, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला नहीं हम वैक्सीन लगाएं देंगे करके। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कंप्रोमाइज़ हुए एक तरह से। फिर क्या होता है, एक इंटरव्यू देखना आप, डोनाल्ड ट्रंप से एक इंटरव्यू लेते हैं मीडिया हाउस वाले कि सर आपने तो बच्चों की हत्या कर दी ईरान में। लेकिन जब वो बोल रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग कैसे नोट करते हैं सर, जब एक मीडिया पर्सन ने, एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आपने तो ईरान में यार बच्चों की हत्या कर दी, इतने बच्चों की हत्या, तो जब उनकी वर्डिंग थी तो उस टाइम पीस सेस्टेक जो उनका डिफेंस सेक्रेटरी है, उनके आप बॉडी लैंग्वेज चेक करना, उनके चेहरे को चेक करना, उन्हें ये लगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप से। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि यार ये क्या पूछ दिया करके। तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से शॉक होते हैं उस पर हमने बहुत एनालाइज किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लगता है ये क्या बोल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेक्रेटरी पीटर हेगसेट से पूछा कि क्या बोल रहा। तो पीटर हेगसेट ने क्या बोला सर उनको, बोला सर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब तुम अपने प्रेसिडेंट को भी गुमराह कर रहे हो। नहीं तो प्रेसिडेंट ये सवाल ही कभी नहीं पूछेगा, प्रेसिडेंट उसका जवाब दे देगा हाँ है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद शॉक होकर पूछते हैं तो वो उस बात को घुमा देते हैं। बीस तक बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब हमने इसको डीपली चेक किया कि यार ये कैसे हो सकता, तो हमें ये पता चला कि आज आप अमेरिका के किसी भी नागरिक से एक चीज़ पूछो, बोला यार आपके देश ने तो क्या किया, ईरान में मासूम बच्चों के स्कूल पर हमला कर दिया। आपको हर अमेरिकन पता है क्या बोलेगा, नहीं वो मिसाइल हमने नहीं गिराई है, वो मिसाइल खुद ईरान ने गिराई है हमको बदनाम करने के लिए। तो दुनिया ने किसी ना किसी ने तो उनके दिमाग में डाला है ना सर ये बात। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप को, इस वॉर की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सच में क्या हो रहा है। एक आप इसका एग्जाम्पल लेकर देखो कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक डोनाल्ड ट्रंप। सर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप एक ओपन स्टेज पर, एक वो इलेक्शन के टाइम पर जब उन पर हमला हुआ तो आपने देखा होगा भाषण दे रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक प्रोटोकॉल समझाने की कोशिश करूंगा, एक सिक्योरिटी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कौन है। हम हमारे देश का उदाहरण लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे देश का कोई भी वीवीआईपी, सपोज करो पीएम मोदी सर एक स्पीच देते हैं। अगर आज उनका स्पीच नोएडा के अंदर है तो ऐसा नहीं है, इससे 5 या 6 दिन पहले पूरी एसपीजी आ चुकी होगी सर। एसपीजी आएगी, एसपीजी आने के बाद क्या करेगी, लोकल पुलिस रहेगी, दिल्ली पुलिस रहेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी, लेकिन एसपीजी क्या करेगी, अपनी लगभग जिस जगह पर भी पीएम सर का स्टेज है उस स्टेज को हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया को चेक करेंगे कि क्या ऐसी कोई बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग से उस स्टेज हमारे को दिखाई दे रही है। ऐसी कोई घर की खिड़की तो नहीं है जिस खिड़की से पीएम मोदी सर हमें नजर आएंगे। मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक स्नैपर क्या करेगा, 5 किलोमीटर दूर से भी क्या करेगा, डिस्टेंस लेके टारगेट कर सकता है। तो 5 किलोमीटर की हम लोग सारी हाइट्स को कवर कर लेते हैं, लोगों को नज़र नहीं आता, लोगों को सिर्फ स्टेज नज़र आता है, लेकिन उस 5 किलोमीटर के दायरे में हर बिल्डिंग के ऊपर, हर उस घर के अंदर जिस घर की खिड़की से नज़र आ रहा है एक वीआईपी, उसको कवर किया जाता है। चाहे इसके लिए 1 सोल्जर लगे या 1 लाख सोल्जर लगे, पूरे कवर किया जाएगा। तो इसका मतलब हाइट सारी कवर हो चुकी है। एयर स्पेस को बंद कर दिया जाएगा उस टाइम, वीआईपी का प्रोग्राम है, एयर स्पेस नहीं चलेगा, तो आपको एयर स्पेस की दिक्कत नहीं है। 2 चीज़ तो ये हो गई। और जब मैंने आपको बता दिया 5 किलोमीटर, तो पॉसिबल नहीं है कि 400 मीटर दूर में कोई वेपन लेकर आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये है सर, क्योंकि कोई ये नहीं है छोटा सा कोई यार एक मोबाइल का टुकड़ा नहीं है, एक असॉल्ट राइफल लेकर आया था वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो 200-300 मीटर तक एक लड़का असॉल्ट राइफल लेके आने का मतलब आपकी एजेंसी मिली हुई है उसमें, तब एक लड़का इतने क्लोज तक आया है। जब 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ नहीं आ सकता, लोगों को क्या लगता है कि एक वीआईपी की रैली हो रही है, 2 लाख लोग आ रखे हैं, उन 2 लाख लोगों में से तो कम 2000-5000 तो सारे के सारे स्पेशल फोर्स के बंदे हैं।
सिविल ड्रेस में, पुलिस वाले, इंटेलिजेंस वाले, आईबी के लोग हैं, एनआई के लोग हैं, लोकल पुलिस के लोग हैं, आप ही के बीच में बैठे हुए हैं। हर 5 आदमी को एक लोकल पुलिस ने कवर किया मैंने हुआ तो है। सुना आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि आपको उस पूरे भीड़ में किसके जेब में क्या है ये भी पता चलता सर है। कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी हो, वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप जब भी जाते हैं, आप खुद एयरपोर्ट के अंदर जाते हो सर, आपका बैग तो नहीं खुलता है ना, लेकिन डिस्प्ले में नजर आता है, जो भी वहाँ पर सीआईएसएफ के जो भी ऑफिसर चेक करते हैं वो देख लेते हैं कि इसमें एक्सप्लोजिव तो नहीं है, इसमें तो क्या दिखता तो कुछ भी नहीं है ना सर। तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी होगा आजकल तो स्कैन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको लगता है कि सर कि सीआईए के होते हुए, एफबीआई के होते हुए, अमेरिकन स्पेशल फोर्स के होते हुए कोई डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करेगा? यानी कि किसी ना किसी को इसमें इंटरनल मिले हुए कोई ना कोई लोग, तभी एक लड़का असल राइफल लेके वहां तक आ गया। और ऐसा भी नहीं है कि पिक्चरों के जैसे एक सीन बनाया हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल से गोली मारना। अरे भाई, ये हिंदी पिक्चर या हॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही है कि तू गोली मारेगा। अगर आप उस सीन को भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्या है, सपोज करो कि 2 बजे की लाइन, अभी ये 2 बजे की लाइन है, मैं 12 बजे की स्ट्रेट लाइन पर बात कर रहा हूँ। मैं स्ट्रेट 0 डिग्री या 360 डिग्री पर मैं स्टेज में भाषण दे रहा हूँ, लेकिन जिसने मेरे ऊपर निशाना लगाया, डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना लगाया जिसके ऊपर, वो लड़का वहाँ से लगभग 1:30 बजे की लाइन के ऊपर है, 1:30 से 2 बजे की लाइन में, इस डिस्टेंस पर, मतलब लगभग ये लगा लो 45 डिग्री के डिस्टेंस पर लड़का गन लेके बैठा हुआ है। वो लड़का बहुत देर से पोजिशन में है, लेकिन उस लड़के को क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के हेड को कवर करना है, हेड को। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को 2 बजे की लाइन में लेके जाते हैं। अब क्या हो गया, मेरा फेस जो अभी तक सामने से नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रोफेशनल बंदा तो था नहीं, प्रोफेशनल नहीं था कि कहीं भी मारो तो सर उड़ जाएगा। उसको लगा कि सामने से फ्रंट पर मारने के जो भी ऑर्डर है मैं मारूंगा। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बात करते करते अपना एंगल चेंज करते हैं और एंगल को लगभग 45 डिग्री पर घुमाते हैं, तो जो फायरर बैठा हुआ वहाँ पर, जो शूटर बैठा हुआ है, अब उस शूटर को टारगेट सामने नजर आ गया। मेरी बात समझे? अब डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए बिल्कुल 0, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से देखूं तो सामने 0 डिग्री, 360 डिग्री पर एक टारगेट, उस लड़के ने मारा फायर, तब वो टच होके गया है सर। आप ये नहीं बोल सकते कि ये इत्तेफाक था, चीज़ें थी। और चाहते तो उसी टाइम उसको, एक लड़का है सर, चलो मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे फायर का वो नहीं लिया, लेकिन 100% सीआईए इन्वॉल्व इसमें, 100% सीआईए नहीं, सीआईए के कुछ लोग इन्वॉल्व इसके अंदर, जो डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करना चाहते थे। आपने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चेंज देखा है। अगर आप पहले वाले डोनाल्ड ट्रंप को देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं थे यार। हिंदुस्तान वो है सर जिसने डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में खुश हुआ है, क्योंकि पहले ठीक था उनका, उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप का रूप ही नहीं देखा। लेकिन ऐसा क्या कंप्रोमाइज हुए इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप? और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को थ्रेट नहीं होगा, ये होगा, थ्रेट हो सकता है कि जिस हिसाब से उनके साथ चीज़ें हो रही हैं तो थ्रेट होना संभव है, बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है? उसके बाद कंप्रोमाइज, मेरी जस्ट जैसे पहले एक डोनाल्ड ट्रंप क्या होता है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोरोना नहीं चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जब डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की रेस में थे, बिल्कुल, वो राष्ट्रपति बने नहीं थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि सीआईए के अंदर कुछ लोग उनको मारना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं, आपका आरोप है, तो फिर तो मौजूदा सरकार में किसी ने हो सकता है आदेश दिया हो, तो डेफिनेटली उस वक्त की नहीं, उस टाइम की सर, तभी तो मतलब उस टाइम के जिस जो उस टाइम पावर में होंगे सर। देखो, प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो 60 साल की उम्र तक पावर में रहते हैं सर। हमें सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, एक पॉलिटिकल पर्सन आते हैं, पॉलिटिकल पर्सन चले भी जाते हैं सर। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक रॉयल, मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ, रॉयल फैमिली है। रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग आज भी MI6 के लिए, मतलब MI6 यानी कि रॉयल फैमिली का समझ लो, CIA के लोग साथ में काम करते हैं आज भी। रॉयल फैमिली तो एक ही है ना सर, हमेशा के लिए रॉयल फैमिली एक ही है दुनिया के अंदर। रॉयल फैमिली को ना कोई इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है, ना कुछ। ब्रिटेन का कोई भी PM रहेगा, चाहे दुनिया को लोकतंत्र नज़र आ रहा हो, लेकिन पूरा कंट्रोल रॉयल फैमिली का। ये सिर्फ दिखाई देता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, CIA के भी लोग काम करते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ सर। प्रेसिडेंट कोई भी आएगी, रॉयल फैमिली एक ही रहेगी सर, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट बदले, अभी डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के बाद, 3 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे कोई भी, लेकिन रॉयल फैमिली या दुनिया के ऐसे पावरफुल लोग एक ही होंगे। इनके लिए कौन सही है, कौन प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ये दुनिया के पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपको और भी इसमें डिटेल से बताता हूँ कि क्या होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी लीडर एकदम से आ जाता है, लीडर एकदम से नहीं आता सर। हमें लगता है कि हम चुनते हैं लीडर को, कहीं कुछ हद तक तो सही है कि हम चुनते हैं, इसमें मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा कि हम चुनते हैं लीडर को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हमें कभी ये बताया जाता है कि उस लीडर के बैक में कौन है सर?
कभी अच्छा मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप को कोई वोट देने जा रहा है, क्या उसके पीछे किसने फेसबुक का निशान, किसने माइक्रोसॉफ्ट का निशान देखा है सर? किसकी फंडिंग है? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप डोनाल्ड ट्रंप पर मोहर लगा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कौन लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के? क्या एक एग्जांपल के लिए, एक फेसबुक का ऑनर, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर, एक रॉकफिलर, एग्जांपल के लिए, है ना सर, एक ब्लैक रॉफ, ये तो कभी पब्लिक को नहीं दिखाई देते, ये दिखाई नहीं देते। तो आप कह रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे जो लोग हैं उनमें से कई लोग हो सकता है ना चाहते ना हैं कि चाहते हों डोनाल्ड सर, ट्रंप बिल्कुल। राष्ट्रपति बने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और आप कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ भारत में बैठ के लग रहा है कि भाई सीआईए का इन्वॉल्वमेंट था डोनाल्ड ट्रंप पे हमले को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीआईए को मैं डायरेक्ट के सीआईए कुछ नहीं लोग- बोलूंगा सर, के कुछ सीआईए को भी किससे कमांड है पीछे से? सीआईए तो सिर्फ अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो सीआईए में रह के किसी के लिए काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं इसको उस तरह से सामने रखा कि भाई कौन थे जिन्होंने मेरे सर पे जांच अमेरिका ने तो जांच तो करी उसमें, कुछ को शायद सस्पेंड भी किया उसमें, लेकिन किसी को वो जेल तो में डाला उसमें। लापरवाही के हिसाब से था। हाँ सर देखो, केस को एक चीज़ बताओ मेरे को कि चलो मैं एक बहुत एग्जांपल के लिए, सर आपको भी जर्नलिज्म का या हमारे को बहुत एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत नॉलेज है, आप जर्नलिज्म में कुछ भी कर देंगे, लेकिन एकदम से कोई बोलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनो, आप हिंदुस्तान को 5 साल तक समझ ही नहीं पाओगे सर। आप किसको समझोगे? एग्जाम्पल के लिए आप 5 साल के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, 5 साल में तो आपको यही नहीं समझ में आ पाएगा पूरी दिल्ली कैसी है, हमारी एनआईए कैसे काम करती है, आईबी कैसे काम करती है, आरएनडब्ल्यू कैसे काम करती है, ईडी कैसे काम करती है ना सर, सीबीआई कैसे काम करती है, आपके पास पावर क्या क्या है। मुझे लगता है कि 5 साल में आप इसमें से 2% चीज़ें भी नहीं समझ पाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कौन आपके हैं कौन अपने नहीं है। तो आप इतनी भविष्यवाणी करते हैं, एक भविष्यवाणी कीजिए, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप पे हमला होने वाला है बहुत जल्द? सर डोनाल्ड ट्रंप पर हम हमला नहीं बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर थ्रेट होगा, ये नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप पर थ्रेट तो नहीं होगा सर, लेकिन यह है कि खतरा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में नहीं होगा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट के लिए, जैसे यूएस में रूल नहीं है सर कि डोनाल्ड ट्रंप और नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक और प्रेसिडेंट का रूल होता तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता, लेकिन नहीं, अब आधा हो चुका है तो देन अब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि बची हुई सर मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद 2-2.5 साल की सरकार बची है, देन उन्हें चले जाना है सर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तो हमने बात कर ली, लेकिन इस वक्त जैसे मैं देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड गए तो वहाँ एक आर्टिकल छपा कि बहुत सारे स्नाइपर्स जो हैं वो रखे गए थे उनकी सुरक्षा के लिए वगैरह वगैरह। आपके हिसाब से अगर आप असेस करें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, पुतिन या जिनपिंग, इनमें से किसको है और क्यों? सर सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर आप थ्रेट देखें तो व्लादिमीर पुतिन सर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, दोनों लोगों को? दोनों के लिए, दोनों को थ्रेट सबसे ज़्यादा दुनिया में इस टाइम। हम सी जिनपिंग सर को इसलिए नहीं बोल सकते सर, देखो हमारे में, बाकी देशों में और चाइना में फ़र्क है सर। चाइना को समझने के लिए कि चाइना हमारे जैसा नहीं है, अगर हमारा आरएनडब्ल्यू है या दुनिया की कोई भी एजेंसी है, सीआई है, तो हमारा काम है देश के लिए काम करना, लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है सर। चाइना का अगर MSS है तो वो देश के लिए नहीं, वो अपने गवर्नमेंट के लिए, वो अपनी सरकार के लिए काम करती हैं सर, है ना। अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखो, उनको कहने का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ उनकी सरकार बचनी चाहिए जो स्टेम है, उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी लोगों को असैसिनेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किन्हीं लोगों को भी जेल में डालना पड़े, दुनिया में कुछ भी करना पड़े, तो अपने अपने लीडर्स के लिए करते हैं वो लोग, तो हम उनको एक बार साइड रखते हैं। लेकिन हम एक लोकतंत्र में हैं, और रशियन प्रेसिडेंट की हम बात करें तो दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा थ्रेट व्लादिमीर पुतिन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, हाई रिस्क पर्सन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी बीच में आपको याद होगा एक बार दोनों एक गाड़ी में बैठे चाइना थे, चाइना के अंदर, बिल्कुल, तो वो बड़ी उसकी चर्चा हुई थी कि बांग्लादेश के अंदर 808 कमरे के मेजर जनरल रैंक के आदमी को किसी ने असिनेट किया था, तो बाद में 3 दिन के बाद डेड बॉडी तो मिली थी। आपको लगता है कि वाकई वो कहानी सही थी, क्योंकि उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं है? सर प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि है, लेकिन ये सिर्फ मैं इतना क्वेश्चन है कि सीआईए का एक इतना बड़ा अधिकारी, एक मेजर जनरल रैंक का आदमी जो उनके स्पेशल फोर्स के लिए काम कर चुका है, एक सिविल होटल के अंदर क्या कर रहा है सर? सर एक मेजर जनरल रैंक आदमी किसी देश के अंदर जाता है तो अपने प्रोटोकॉल है उनके, वो भी स्पेशल फोर्स का एक आदमी, वो एक सिविलियन की तरह रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन क्या है नहीं पता, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं कि इस ऑपरेशन को जॉइंट ऑपरेशन किया SVR के साथ, रशियन एजेंसी के साथ, तो 3 दिन पहले वो मर चुके थे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता चल गया था कि वो 3 दिन पहले मर चुके हैं। क्या होता है कि अगर हर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर इसमें बात ना हो तो बैकअप टीम रेडी रहती है। अगर मैं भी किसी ऑपरेशन के लिए गया हूँ, अगर मैं 1 घंटे तक कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा तो मेरी बैकअप टीम रेडी हो जाएगी। तो जब यूएस को पता चला कि यार
कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं CIA को पता चल गया था कि हमारे आदमी को असैसिनेट कर चुके हैं रूम के अंदर। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अगर हम इस टाइम बता देंगे कि हमारा एक आदमी मर गया तो दुनिया की नज़र है इस पर। तो CIA ने भी इसमें बहुत बड़ा गेम खेला। CIA ने बोला साइलेंट हो जाओ, अब हम भी नहीं बताएंगे कि हमारा आदमी है। अब कभी ना कभी तो डेड बॉडी बाहर निकलेगी, 1 दिन 2 दिन, कभी ना कभी तो रूम के अंदर से कोई ना कोई वेटर बताएगा। तो नॉर्मल प्रोसीजर किया गया जैसे एक आम आदमी के लिए प्रोसीजर करते हैं कि 3 दिन के बाद जब होटल का वेटर गया और बोला यार कि नहीं है, तो 3 दिन के बाद डेड बॉडी निकली और US सीधे उस डेड बॉडी को लेके चला गया। PM नहीं किया। तो कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा था सर। कि वो ऑपरेशन क्या था या तो अमेरिका की CIA को पता है, जो मरने वाला था उसको पता है सर। नहीं, और बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। कई बार तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर कई लोग चिंतित रहते हैं कि वो कभी भी कहीं भी उतर के चले जाते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं और लोगों के इतना करीब जाते हैं। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत डेंजर है सर, डेंजर है। ये तो सिक्योरिटी वायलेशन है सर। हम लोग भी कभी मतलब जेट प्लस में तो मैंने बहुत काम किया। ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी वायलेशन है। जब भी कभी भी कोई टारगेट मूव करता है, कन्वाई मूव करते हैं, तो सीधे ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी कहाँ रुकेगी ये भी ऑर्डर्स होते हैं सर। जिस जगह पर गाड़ी रुकनी है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये तो खतरा है ही कि आप एकदम से, चलो आपको पब्लिक से, आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप पब्लिक से मिलना चाहते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आप इतना बड़ा सिक्योरिटी वायलेशन करते हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है सर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अब जितने हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और आप अपने अनुभव से और अपने सोर्सेज से बहुत सारी जानकारी निकाल के लाते हैं। आपने काफ़ी महीने पहले कह दिया था कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा। आपने अभी हाल में 2 महीने पहले कह दिया था कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी और वही होता दिख रहा है। तो आप कुछ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं नहीं सर, अरे नहीं सर, नहीं सर, वो या ये आपके सोर्सेज बताते हैं? कैसे आपको ये पहले कैसे पता चल सर, जाता देखो है? नहीं, ये सोर्सेज बताते हैं सर। दुनिया में कोई ये नहीं है सर। मैं तो मानता भी नहीं हूँ इन चीज़ों को। जो लोग मानते हैं कि नहीं यार ये होती है, जो भी एस्ट्रोलॉजी जो है, मैं इन पर बिलीव नहीं करता हूँ। हम अपने कर्म पर बिलीव करते हैं, जो भी काम के ऊपर है। दुनिया के अंदर अगर कुछ भी बोल रहा हूँ तो हम उसको 1000 बार चेक करते हैं सर। ऐसा नहीं एकदम से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको ट्रस्ट जीतने में, दुनिया का विश्वास जीतने में, कि लोग आप पर ट्रस्ट करें। तो कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आने पर, शायद मैंने 25 मई को या 20 मई को एक ट्वीट डाला था। इस ट्वीट पर ये डाला था कि CIA इस टाइम पूरा का पूरा प्लान कर रही है बांग्लादेश के अंदर कैसे टेरर कैंप वगैरह बन रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में इस टाइम आप अगर रंगपुर के अंदर चले जाओ तो 2 टेरर कैंप चल रहे हैं। अगर आप सिलहट पर चले जाओ तो 4 टेरर कैंप चल रहे हैं। चटगांव के ऊपर चले जाओ तो 3 टेरर कैंप चल रहे हैं सर। पाकिस्तान के अंदर ओपन टेरर कैंप, दुनिया के किसी न्यूज़ में नहीं आ रहा। चलो टेरर कैंप तो वो पाकिस्तान के टेरर कैंप बांग्लादेश में चल रहे हैं या बांग्लादेश अपने बना रहा है? ये अपने क्या कहते हैं, अगर आप ABT को लेकर चलो, जसमुद्दीन रहमानी को लेकर चलो आप, ठीक है, सफरुकुर रहमान को लेकर चलो, ये तो पहले ही सर एक आतंकवादी है। चाहे 13 साल के बाद जेल से निकला शेख हसीना के जाने के बाद जसमुद्दीन रहमानी। तो बांग्लादेश के अंदर जो टेरर कैंप चल रहे हैं इनके, लेकिन उन टेरर कैंपों को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सर। लोग बांग्लादेश के हैं, जो नए मुजाहिदीन तैयार हो रहे हैं, जो बिल्कुल ISIS के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी हैं। लेकिन जो इनको ट्रेंड कर रहे हैं वो ISI के लोग हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। और ज़मीन कहाँ पर यूज़ हो रही है? धरती यूज़ हो रही है बांग्लादेश की। आपको मैं और शॉकिंग बताता हूँ कि मैंने 25 मई को ये कह दिया था, 20 मई को 2026 को, कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी सर। मैंने कहा कि 5-6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी, जबकि शेख हसीना को फांसी की सज़ा के लिए वो लोग रेडी बैठे हैं। लेकिन मैंने कहा तब भी जाएगी। और मैंने एक चीज़ और बोला है उसके आगे, मैंने उस ट्वीट पर एक चीज़ और लिख दिया था कि शेख हसीना के जाने के बाद महज 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर बांग्लादेश की सरकार गिर जाएगी तारिक रहमान की। कैसे? अब देखिए सर, अगर आज शेख हसीना को ये पता है कि मैं बांग्लादेश जाऊंगी और मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि शेख हसीना को नहीं पता, उनकी भी खुद की एक ऐसा, अगर DGFI आज काम कर रही है तो कहीं ना कहीं शेख हसीना के भी लोग हैं उसमें। ऐसा बांग्लादेश के अंदर जितना तारिक रहमान के लोग हैं, उससे ज़्यादा शेख हसीना के लोग हैं। उनको भी पता है कि क्या स्थिति है, ग्राउंड हालात। लेकिन आज क्या है, शेख हसीना को भी ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश की जनता बहुत पछता रही है कि उन्होंने क्या गलती करी। क्योंकि जो काम पिछले 15 सालों के अंदर शेख हसीना ने किया बांग्लादेश के लिए, वो आज तक बांग्लादेश के किसी लीडर्स ने नहीं किया सर। और आज बांग्लादेश के अंदर आप ये देखो, पहली बार बांग्लादेश में लोगों को देखने को मिला है कि वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो मक्का मदीना जाते हैं और आते ही क्या करते हैं सर, वो अपना गटअप, चलो यार आपका धर्म है, आप कैसे भी करो, कोई बात नहीं, वो आप जिस भी रीज़न को आप फॉलो करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, आते ही पहला काम ये करते हैं कि जो उनके जो 1971 वॉर में जो उनकी 5 ब्रिगेड थी, वो वॉर हीरोज़ के नाम पर रखी थी उन्होंने 90 से, आते ही चेंज कर देते हैं, उनको कट्टरपंथियों के नाम पर बदल देते हैं सर। वो पूरा का पूरा किस में इन्फ्लुएंस हो चुके हैं,
पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। 1971 वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ बांग्लादेश की धरती में कि आशिम मलिक आईएसआई डीजी आईएसआई वो बांग्लादेश गए। पहले ऐसे आईएसआई चीफ है जो बांग्लादेश गए, लेकिन बांग्लादेश के इन टेरर कैंपों में भी विजिट किया है सर उन्होंने। जो वहाँ पे आईएसआई के हेड हैं पाकिस्तान में। इस टाइम जो पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ है आशिम मलिक, ये मतलब 71 वॉर के बाद आज तक कोई भी पाकिस्तान का आईएसआई का चीफ नहीं गया बांग्लादेश। ये पहले चीफ है जो बांग्लादेश गए ही नहीं है, वहाँ के टेरर कैंपों का विजिट किया है सर। तो लोग अंदर से नाराज हैं। और शेख हसीना के जाने के बाद शेख हसीना को असैसिनेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आईएसआई चाहता है शेख हसीना को असैसिनेट करना। आईएसआई क्या चाहता है? सीआईए भी नहीं चाहता कि शेख हसीना आए। सीआईए का बहुत पैसा लगा हुआ है सर यूनिस के ऊपर, बहुत पैसा लगा हुआ है सीआईए का। सीआईए कहेगा कि जब तक अमेरिका कहेगा मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा, मैं बांग्लादेश को नहीं जाने दूंगा। तो कहीं ना कहीं सीआईए भी नहीं चाहता और आईएसआई तो किसी कीमत पर नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद भी दिसंबर में शेख हसीना जा रही है बांग्लादेश। और मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश जाते ही शेख हसीना, और ये हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई प्लान कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के लोग हैं जो जाते ही तारिक रहमान की गवर्नमेंट को गिरा देंगे सर। वहीं के लोग जाते ही मतलब लगेंगे 3-4 महीने, इसमें विद इन 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन कोलैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट। तो वहाँ शेख हसीना को बचाएगा कौन फिर इतने दिन, 4 महीने? अगर बांग्लादेश के अंदर देखो 2 ही पार्टी मजबूत है, एक है बीएनपी, अवामी लीग, ठीक है। जमात को आप छोड़ दो, जमात को तो लोग चाहते भी नहीं है सर कि जमात आए करके। बीएनपी को लोगों को समझ में आ गया कि बीएनपी तो पपेट्स है, प्रॉक्सी बन चुका है बीएनपी, है ना सर। चाहे जमात का प्रॉक्सी बन चुका है, ये आईएसआई का प्रॉक्सी बन चुका है, ये सीआईए का प्रॉक्सी बन चुका है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे को शेख हसीना चाहिए। तो शेख हसीना को बचाने वाले सर वहीं की, अगर वहाँ की डीजीएफआई आप बोले, वहाँ की इंटेलिजेंस विंग बोले, वो शेख हसीना को सेव करेंगे। वहाँ की आर्मी, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आर्मी शेख हसीना के अगेंस्ट है, सब लोग शेख हसीना से प्यार करते हैं। जिस तरह से एक बारी तख्ता पलट हुआ, क्यों तख्ता पलट हुआ? क्योंकि लोग नाराज़ हुए, उस नाराज़गी का फ़ायदा पूरा का पूरा आईएसआई ने उठाया, लेकिन लोगों को समझ में आ गया। तो आज वहाँ की जनता अपने लीडर को दोबारा चाहती है। अगर जिस देश की जनता अपने लीडर के साथ है, फिर आप अमेरिका को ले आओ, फिर किसी को भी ले आओ सर। अगर आप अमेरिका क्या चाहता है? बांग्लादेश को चाहता है ना सर। और जब बांग्लादेश के लोग ही नहीं चाहेंगे, आप ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश से इंसानों को ख़त्म कर दोगे, आपको इंसान रखने पड़ेंगे। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आके बांग्लादेश में कमांड नहीं करेंगे, कमांड के लिए उन्हें बांग्लादेश का ही आदमी चाहिए, है ना। तो इसलिए पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या जो आप दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर टेरर कैंप्स को बना भी रहा है और वहीं ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें 2 सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया कि इधर पाकिस्तान में बनाते हैं तो मोदी तो भाई घर के अंदर घुस के ठोकने वाली सोच के साथ चलते हैं, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और दूसरा, क्या ये भी संभव है कि 2 तरफ से एक साथ घुसें आतंकवादी या बांग्लादेश से घुसें और वो हमला करें? नहीं सर, देखो इसमें मेन साइकोलॉजी गेम समझने की कोशिश करो पाकिस्तान की। पाकिस्तान का गेम क्या है सर, आप ध्यान से देखना। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने टेरर कैंप आज बांग्लादेश के धरती में बनाना शुरू कर दिया। जहाँ पर मैंने चटगांव बताया, रंगपुर बताया, सिलीट पर बताया, वहाँ के इनके टेरर कैंप चल रहे हैं। 8-9 टेरर कैंप अलग अलग जगह चल रहे हैं। अब आप ध्यान से देख, टेरर कैंप किसके हैं सर? पाकिस्तान के हैं। बांग्लादेशी लड़के तैयार हो रहे हैं, तैयार करने वाले पाकिस्तानी आर्मी। हिंदुस्तान के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हिंदुस्तान के। अगर आप जसमुद्दीन रहमानी देखो, है ना सर, सारे अगेंस्ट हैं, इंडिया के अगेंस्ट। अब क्या होगा सर, हमें अपने देश को सेव करने के लिए हम नहीं चाहेंगे हमारे देश में आतंकवाद हो। अगर आप हमारे देश को थ्रेट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो हम पूरा एरिया खत्म कर देंगे, जैसे हमने भागलपुर में दिखाया। अब क्या होता है, अगर इंडिया में छोटा सा भी इंसिडेंट की प्लानिंग करते हैं, ये इनपुट हमें मिलती है, हम अपने देश को बचाने के लिए उन टेरर कैंप को ख़त्म करेंगे सर। लेकिन गेम पाकिस्तान का सोचना, बांग्लादेश की आवाम को वो क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। पूरे बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट लाने की, मेरी बात समझ रहे हैं सर? हम अटैक सिर्फ उन टेरर कैंप को कर रहे हैं, हम अटैक सिर्फ उन आतंकवादियों में कर रहे हैं, आतंकवादियों को कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव बनाएगा कि हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के अंदर भी क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, ताकि पूरी बांग्लादेश की आवाम, जो जनता है, वो हिंदुस्तान से नफरत करे, जो नफरत भर रहा है अभी पाकिस्तान। मेन मोटो उसका वो है सर। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बांग्लादेश आर्मी हमारे ऊपर अटैक करेगी, नहीं। अगर बांग्लादेश आर्मी ने अगर कुछ भी करना होता तो उन टेरर कैंप की जरूरत नहीं थी। टेरर कैंप की जरूरत क्या ये सही है कि ये शेख हसीना की वापसी की जो टाइमिंग है, उसके पीछे इन टेरर कैंप्स का भी रोल है कि शेख हसीना अगर जाएंगी तभी इनको रोकना पॉसिबल है? अटैक करवाना, सुसाइड अटैक करवा देना सर। शेख हसीना के ऊपर हो सकता है एक सुसाइड अटैक करवा दे,
तो टेरर कैंप तो बना ही रहे हैं ना सर, लेकिन नहीं, अगर शेख हसीना आ गई फिर तो ये टेरर कैंप खत्म हो जाएंगे सर, खत्म हो जाएंगे। सारे खत्म हो जाएंगे। तो शेख हसीना को कह तो रहे कि किसी भी हालत में नहीं चाहते, असैसिनेट की तो प्लानिंग है ना आईएसआई की। आईएसआई तो कभी चाहेगी नहीं सर कि शेख हसीना बांग्लादेश आए, वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि जैसे ही एक लीडर आएगी तो पब्लिक खड़ी होगी सर। अच्छा, ये लोग इतना खुराफात करते हैं पाकिस्तानी, इनके अपने देश में तो स्थिति इतनी ख़राब है। पीओके में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग जो है वो इतना विद्रोह कर रहे हैं और वो डेडलाइन दे रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको पीओके का क्या लग रहा है? वाकई पीओके पाकिस्तान से अलग होगा, नहीं होगा, क्या होगा? सर देखो, सबसे पहले हम पाकिस्तान को आते हैं, पीओके पर आते हैं। पहले हम बलोच की बात कर लेते हैं। बलोच पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है सर अभी। कल की आप अगर आसिम मुनीर ने क्वाटा में एक मीटिंग करी है कल, उसमें क्या बोला है उन्होंने? अपनी आर्मी को बोला 3 दिन का टाइम चाहिए, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए। अरे तुम 3 दिन का टाइम क्या लोगे? तुम वो जो 1971 में याया खान हो गया, चाहे जैसा हो गया, क्या बोल रहे थे? हम तो वॉर जीत गए। एक नैरेटिव सेट कर रहे थे दुनिया के सामने कि हम वॉर जीत गए, जब ग्राउंड में 93,000 सोल्जर सरेंडर कर चुके। वो तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यही कर रहे थे कि हम जीत गए। तो अभी एक नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि बलोच के अंदर ये चीज़ करना, ऊपर से चाइना का अलग प्रेशर सर, क्योंकि चाइना का तो पैसा लगा हुआ है, चाइना को तो रिसोर्सेज चाहिए। बीएलए ने क्या बोल दिया? बीएलए ने बोल दिया भाई अगर आपको बलोच का एक भी सोर्सेज चाहिए तो आप पाकिस्तान से बात नहीं करोगे, आप किससे बात करो? आप बलोच से बात करो। तो चाइना बोला भाई मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे इंजीनियर मर रहे हैं, मेरे लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा? क्योंकि चाइना तो फंस चुका है। एक तो प्रेशर चाइना का भी है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर कल की आपको एक चीज़ और बताऊँ, पाकिस्तान में 30 पुलिस वालों ने रिजाइन किया है सर। पता आपको? 30 पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। अब ये सोचो कि जिस पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, जो पाकिस्तान आज कर्जे में डूब रहा है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे रहा है? जब मैंने पूछा अपने सोर्सेज से, यार मैंने कहा क्या है भाई इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बोला भाई सुनो, बोला कि यार पीओके के अंदर अगर कोई भी आईएसआई का आदमी किसी को भी कुछ होता है तो हेलीकॉप्टर आ जाता है उसको लेने के लिए, बलोच में उसको लाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। बोला हमारे पुलिस वाले मरे और एम्बुलेंस तक नहीं दी। बोला ये सोचो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ही पुलिस वालों को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस नहीं दे रही है। बोला जब डेड बॉडी दी है ना, तो ऐसे डेड बॉडी दी है कि जैसे हम आतंकवादी हैं भाई, कुत्ते की तरह डेड बॉडी दी है। तो 30 पुलिस वालों ने रिजाइन कर दिया सर। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दिख रहा है ये। और आप पीओके की बात बता रहे, अगर हालात यही रहे सर, जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर लगातार अफगान के खिलाफ अफगानिस्तान से इसका वॉर चल रहा है, जैसे टीटीपी लगातार आज पाकिस्तान को एक कंटिन्यू अटैक कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है, बीएलए जैसे अटैक कर रहा है, पीओके के अंदर इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को शूट कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है। सीधे ऑर्डर दिया आसिम मुनीर ने, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है सीधे गोली मारो, लोगों को गायब कर दिया है। तो यही हालात रहे तो सर इनका पीओके भी अलग चला जाएगा, इनका बलोच भी अलग चला जाएगा। इसका असर पंजाब के ऊपर भी पड़ रहा है, पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि ये रास्ते कवर हो गए, बॉर्डर कवर कर दिया इसने बीएलए ने। अब क्या वहाँ फैक्ट्रियों तक चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं सर, तो उसका असर कहीं ना कहीं पंजाब सिंध में भी उसका असर पड़ेगा। तो इस सब का असर पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और इधर से मोदी जी ने पानी रोक रखा है। पंजाब में बड़ा उसका इफेक्ट है पानी न जाने का, या फिर एकदम से छूटता है या एकदम से रुकता है। तो वो बेचारे, उनकी हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके हिसाब से जो असीम मुनीर है या जो आईएसआई का चीफ है असीम मलिक, इन दोनों में ज़्यादा ख़तरनाक कौन है? सर देखो, अभी क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, इंट की बात करें, तो आईएसआई चीफ के पास इंफॉर्मेशन है सर, किसको ब्लैकमेल करना है, किसको ब्लैकमेल नहीं करना, क्या इन्फॉर्मेशन आगे देनी है। इन्फॉर्मेशन के मामले में अगर हम बात करें तो आसिम मलिक के पास इन्फॉर्मेशन है। आईएसआई है कि ऑपरेशन चलाने हो, असैसिनेट करने हैं दुनिया के अंदर, तो इसका कंट्रोल आसिम मलिक के पास है। लेकिन ऑल ओवर कंट्रोल बोलें तो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल इस टाइम आसिम मुनीर के पास है। अब लेकिन यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं भी लेफ्टिनेंट जनरल हूँ तो मैं जनरल बनूँ। यही सपना आसिम मलिक का भी है, और भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिनका सपना है कि हम जनरल बने। लेकिन वो सपना आसिम मुनीर ने ख़त्म कर दिया सर, कि तुम जनरल भी बन जाओगे तो तुम्हें पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फील्ड मार्शल हूँ। मैं आजीवन जब तक मैं जीवित रहूँगा, पूरी की पूरी आर्मी मेरे कंट्रोल में रहेगी। तो कहीं ना कहीं सर अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई तू तो हज़ारों करोड़ कमा रहा है, तू तो जीवन भर कमाएगा। हर एक जनरल 3 साल कमा के चला जाता है, लेकिन तूने तो पूरे जीवन भर के लिए ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो सामने नज़र नहीं आ रहा है वो एक आक्रोश पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है सर। पाकिस्तान के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि आसिम मुनीर का असैसिनेट हो जाए इंटरनल। आप कह रहे हैं कि हम ट्रम्प के हत्या की बात कर रहे हैं, कहीं मुनीर को ना मार दे सर, और वही फॉल्स ऑपरेशन के अंदर
सेम पाकिस्तानी आर्मी एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे या आईएसआई एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे, मेरी बात समझिए ना सर, क्योंकि हर जर्नल का सपना है ना सर कि आशिम मुन्नी ने तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मॉल खरीद लिए, चीज़ें खरीद ली। अच्छा। मतलब इंग्लैंड के अंदर जैसे अंबानी का बंगलो नहीं होगा वैसा इन लोगों के बंगलो हैं। तो लेकिन जब जीवन भर तक किसी का कंट्रोल रहेगा तो एक आदमी जनरल बन के कर क्या लेगा सर? तो कहीं ना कहीं तो नाराज है ना वो आदमी, क्योंकि आशिम मुनीर ने तो बोल आप दिया। कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पब्लिक नाराज, आर्मी अंदर से नाराज, बीएलए यहाँ नाराज, बीएलए नाराज, टीटीपी नाराज सर। तो वो जो राजनाथ सिंह जी का बयान था कि हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सर आ जाएगा हमारे पास, वही होगा। वही है ना सर, देखो ना मैंने आपको क्या बोला, वही सब चीजें चल रही हैं। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। तो भाई दुनिया का एक रूल होता है सर, जब तक ऑपरेशन चल रहा है ना हम अपनी कैजुअलिटी नहीं बताते हैं सर, ये हम ही नहीं करते हैं। चलो अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार ये हिंदुस्तान ने किया, तो अमेरिका का मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका का ईरान के साथ वॉर चल रहा है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद 5 मार्च या 6 मार्च को ये बोल दिया था कि उनके 13 जवान शहीद हुए हैं। सर अभी तक 13 ही जवान शहीद हुए हैं, गिनती आगे नहीं बढ़ी है। अगर आज भी आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो कि भाई अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है, बोला 13 जवान शहीद हुए, कुछ घायल हैं। ये दुनिया के हर देश करता है सर। इसको आप आर्मी के ऊपर या आर्मी अपने ऑपरेशंस कैसे करती है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं, क्या होता है लड़ाई सर ग्राउंड पर बात पर जीती जाती है, मॉरल पहले जीता जाता है। हम लोग एक नैरेटिव पहले सेट करते हैं। अगर दुनिया में कुछ भी हो, सपोज करो चलो आज वॉर चल रहा है, अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा है, आप न्यूज़ उठाकर देखो, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका बोलता मैंने ईरान को हरा दिया, अमेरिका बोल रहा मैंने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को धुआं धुआं कर दिया। तो भाई हार कौन रहा है वॉर? वॉर तो दोनों ही जीत रहे हैं ना सर। आप एक देश बता दो जो कह रहा है मैं वॉर हार गया। यूक्रेन कह रहा है मैंने रशिया को हिला के रख दिया, रशिया को तबाह कर दिया, रशिया बोलता मैंने ईरान को यूक्रेन को ख़त्म कर दिया। तो वॉर ऐसे ही होता है सर। वॉर में कभी भी अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई जाती। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ एक लोग कैसे हैं, आप कुछ भी बोल दो इनको मत। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी एक जर्नलिस्ट भी बोल देना सर कि हिंदुस्तान के अंदर देखो ये चीज़, कहेंगे देखो इसने ऐसा कहा। अरे भाई तुम्हारा बाप है क्या वो आदमी यार? क्यों सर? मतलब तुम्हारे को हमारे इस देश के लोगों पे भरोसा नहीं है। मतलब हमारे जो फौज है जो 24 घंटे -40 डिग्री पर है, 50 डिग्री प्लस पर काम कर रही है, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का आदमी बोलता है कि हिंदुस्तान में, तुम उसको पूरे इंडिया में सर्कुलेट करते हो कि वो बोला, यानी कि या तो तुम्हारा बाप है या तुम उसके बेटे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मैं आपको 10 दिन पहले की बात बताता हूँ सर, भूचाल आ गया इस देश के अंदर हर मोबाइल पर कि चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ गई। आपको पता है हर मोबाइल पर एक मैसेज चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया कि देश क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, चाइना ने हमारे देश को कब्जा कर लिया। सर मैंने नॉर्मली तरीके से मैंने अरुणाचल बात करी, फॉरवर्ड पोस्ट पर मेरे दोस्त लोग थे यार, मैंने कहा भाई ये क्या है यार, ये बोला ऐसा फेक है यार, कैसी बात कर रहा है तू भी इसमें क्वेश्चन कर रहा। बोला हम वहीं हैं भाई, फॉरवर्ड पोस्ट पर ही हैं। बोला 1 इंच पर कोई फौज अंदर नहीं आ रखी है। तो मैंने सर एक नॉर्मली मैंने कहा सब फेक है। अरे भाई साहब जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं जो इस देश में पेट कैंपिंग पर काम करते हैं, बोला तुम भी झूठ बोल रहे हो ये चीज़। अरे सर मैं रात भर बैठा, मैंने कहा पहले तो इनको ये प्रूफ करके दिखाऊं कि जिसको ये चाइनीज़ आर्मी बोल रही है कौन सी आर्मी साली, है ना। उसके एक एक करके हमने, हमारी टीम ने उसको जूम करे, पूरे ड्रेस को जूम करे, जूम करने के बाद उसके बैच को चेक करा। बैच को चेक करने के बाद हमने उसको देखा यार, हमने कहा कि भाई जिसको ये आर्मी बता रहे हैं ये तो मणिपुर का एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है UNLF। फिर मैंने मणिपुर बात करी यार, मैंने कहा UNLF का वीडियो कहाँ हो रहा है, ये UNLF के वीडियो को पूरा चाइनीज़ आर्मी बताकर जा रहे हैं। तो मैंने लक्की भाई बोला यार UNLF के साथ हमारा सीज फायर है भारत सरकार का, तो मणिपुर के अंदर एक कैंप को खाली करके इनको दूसरे कैंप में भेज रहे थे। तो बोला जब ये लोग जा रहे थे कैंप खाली करके तो गाँव में इनके रिश्तेदार हैं। सर जब इंसर ग्रुप मणिपुर का है तो किसी का माँ है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलाइट माओवादी इसी देश के, तो वो लोग अपने घर वालों से मिलते हुए जा रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जिसको इस देश के एक वर्ग ने बोल दिया कि चाइना आर्मी देश के अंदर घुस गई और लोग उनके लिए रो रहे हैं। तो ये नैरेटिव है सर यहाँ पर। नहीं, नैरेटिव का वॉर तो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, जो कि मुझे कई बार ऐसा लगता है जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ने ये बोला, मीडिया ने वो बोला। देखिए कुछ गलतियां मीडिया से हुई, हमने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि भारतीय मीडिया में किसी ने भी उस नैरेटिव की लड़ाई में देश को कमज़ोर तो नहीं किया ना। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान पिट रहा था, फिर भी वहाँ की मीडिया बताती रही कि नहीं नहीं भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा, और हम मार भी रहे थे, लेकिन फिर भी अगर 1 खबर 2 खबर कुछ इधर से उधर हो गई तो लोगों ने ये बना दिया कि जैसे भारत ने कुछ किया नहीं, मीडिया ने गलत दिखा दिया। नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ लोगों को 100% तो नहीं बोलूँगा सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कभी पाकिस्तान कुछ बोल दे तो इन्हें उन पर ट्रस्ट है।
नहीं, मुझे लगता है दूसरी दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि इनको हर चीज़ ना नरेंद्र मोदी सेंट्रिक दिखती है, कि इनको ये नहीं दिख रहा कि मेरा देश जीत रहा है या मेरा देश मार रहा है। इनको ये लगता है कि यार नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, तो कैसे भी करके मोदी का नाम खराब कर दो, भले उसमें अपने देश का नाम खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल, एक जानने वाले हैं सर, एक दिन मैं बैठा था नॉर्मली तरीके से, तो सीधे बोले यार तुम्हारे को क्या पता। बोला, मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले देश का प्रधानमंत्री, बोला यार 10 लाख के कपड़े पहन रहा है करके। मैंने कहा भाई देख, हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ के कपड़े पहनेगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 10 करोड़ के कपड़े पहनता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो यार, हमारा प्राइम मिनिस्टर चप्पलों में जाए? तुम दुनिया को ये नैरेटिव सेट करोगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 100 रुपए के कपड़े में आ रहा है यार। मैंने कहा क्या सोच है यार तुम्हारी यार, मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो दुनिया के नहीं, अंदर। पर आप देखिए कि चर्चा कहाँ चली गई है। प्रधानमंत्री काम कैसा कर रहे हैं उस पे चर्चा नहीं उस है। पर चर्चा नहीं है सर। कपड़ा क्या पहन रहे हैं, जूता क्या पहन रहे हैं, वहां फलाने के साथ गले कैसे मिल रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला दिया कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। और सर एक चीज़ और है, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर सर उधर की तरफ देख रहे किसी को, उसके बीच में कोई लेडी आ गई, कहेंगे उसको अरे भाई क्या बीच की सब चीज़ें हटा दें क्या? अब वो लेवल भी इन लोगों ने इतना लेवल गिरा इस दिया ना। लेवल पर नीचे आ गए लोग बात कि मतलब सर ये नहीं है। ये लोग पता है क्या है, ये लोग जो लोग ये बोल रहे हैं ये आम लोग नहीं है, ये लोग हैं पेड कैंपिंग पर पूरा का पूरा। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ, आप एक काम करो, अभी इंडिया की तारीफ लिख दो। कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमें रिप्लाई करना है। सर यहाँ तो अगर सपोज करो मेरा भाई, मेरी बहन, माँ, पिताजी कोई भी एक पोस्ट डालते हैं तो मुझे शाम तक नहीं पता चलता, अगले दिन तक, कि मेरे पिताजी या मम्मी लोगों ने या दोस्तों ने कुछ पोस्ट भी डाला। आज अगर एक बच्चे से पूछ लो कि हम सोशल मीडिया के अंदर कुछ डालते हैं, आपके रिश्तेदारों के कितने कमेंट आए? रिश्तेदार भी नहीं करते सर। एक लड़के के अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई ने हो सकता है कमेंट भी ना करो तो अच्छा दिख रहा है या तो बुरा दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ एक देश की बात करो तो एक वर्ग बैठा हुआ है उसको एक एंटी बनाने के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वर्ग ऐसे नहीं बैठा है। ये अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखने वाली एक एजेंसी हायर कर रखी है, मेरे को और उनका काम ही यही है कि अगर मान लीजिए किसी सुशांत सिन्हा ने कुछ लिखा तो एक पूरा वर्ग आएगा और उस पर जो है वो गालियां लिख के जाएगा, सो दैट कि जो भी उसको देखे उसको ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है उसके नेगेटिव में सेंटिमेंट है। नहीं बिल्कुल, सो दैट कि धीरे धीरे लोगों को लगे कि हम गलत सोच रहे हैं, लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। सर इनका काम ही है। एक मैं आपको बता रहा हूँ मेरे उसमें, अच्छा एक चीज़, एक आपको बहुत हंसी आएगी। सर क्या हुआ, कुछ दिन पहले मैंने शायद एक रील डाली थी, बहुत ही वायरल हुई। तो उसमें एक लड़के का सवाल आ गया, तुमने नीट के पेपर में कभी कुछ नहीं बोला, तुमने देश के अंदर हुआ तुमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, मैं उसको देख रहा, सोच को पकड़ रहा था मैंने कहा दोस्त शायद तू बिजी था तो तू देख नहीं पाया। मैंने कहा मेरे इंस्टाग्राम के अंदर चेक कर, नीट का पेपर लीक हुआ, सबसे पहले मैंने बोला था कि ये पेपर गलत हुआ, जिस पर जो भी हो कार्रवाई करें। और मैंने कहा प्लीज़ देखने के बाद रिप्लाई जरूर देना क्योंकि तू यहाँ प्रोपोगंडा करने के लिए आया है। तो थोड़ी देर के बाद बोल रहा है ठीक है सॉरी सर, मैं इंस्टाग्राम में इतना एक्टिव नहीं देख पाया, लेकिन एक चीज़ और बताओ, तुमने खुल के वोट मांगे बीजेपी के लिए बंगाल में और उसमें क्या कहते हैं बिहार में। तो मैंने कहा यार दोस्त, मैंने ये ज़रूर बोला कि बिहार के अंदर एक अच्छी सरकार चुनो। मैंने कहा भाई मैंने ये कब कहा कि तुम बीजेपी को वोट दो? मैंने कहा ये मैंने कहाँ बोला? मैं आदमी की सोच देख रहा हूँ सर, एक इंसान किस स्तर में गिर सकता है। और उस आदमी का नाम था यादव, कुछ यादव है, उसका अभी भी ट्वीट रखा हुआ है, मैंने उसका कमेंट संभाल के रखा हुआ है। तो फिर वो आया सर सोच के, बोला सर ठीक है, लेकिन बोला नहीं, बोला इस देश में सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी पार्टी है। आप तो इनडायरेक्ट तरीके से उसी को कह रहे थे, नहीं तो आपके दिल के अंदर कौन सी पार्टी है उसका नाम लिखना चाहिए आपने कि इस पार्टी को सपोर्ट करो। तो मैंने उसको बोला यार यादव भाई ठीक है, आज मैं आपको दिल की बात बता देता हूँ, जब तूने पूछ ही लिया। मैंने कहा मैं चाहता था कि इस देश में आपके अखिलेश यादव और क्या कहते हैं राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन मैंने कहा मेरे मरने तक ये सपना पूरा नहीं होगा यार, मैं इसी सपने में जी रहा हूँ अभी बस। मैंने कहा तू यादव है, मैंने कहा इसलिए बता रहा हूँ। तो सोच देखो सर आदमी की। नहीं एक्चुअली क्या है, लोग फिर वो गोल पोस्ट चेंज करते हैं कि आपने इस पे बोला तो उस बस- पे बस- बस- बस सर, वो यही। फरमाइशी गीत माला टाइप चल रहा है कि यही, ये बिल्कुल। बोला तो वो क्यों नहीं बोला, ऐसे बोला तो वैसे क्यों नहीं बोला, वो चलता है। लेकिन अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में अभी एक एनकाउंटर हो गया जिसपे बड़ा बवाल हुआ और आपने उसको बड़े प्रमुखता से उठाया, लेकिन आपके हिसाब से वहाँ हुआ क्या? सर देखो, मैं एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि जैसे लोग एक राजनीति मुद्दा दे रहे हैं, मेरे को भी सर मैं इंटरनल मामले में कभी बात ही नहीं करता। एक रील मेरे पास भी आई नॉर्मल तरीके से, रील आई मैंने स्किप किया, मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा ही आएगा सर, कोई फोर्स को हथियार दिखाएगा, पुलिस को हथियार दिखाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ों को। तो फिर शाम को चीज़ और रील आ गई वो, तो मैंने उसको डीपली, इतना मुझे इतना टाइम भी नहीं है कि 2-3 मिनट का किसी की हम वो सुने क्या है। तो सडनली किसी दोस्त ने मुझे बताया कि यार एक मैटर ऐसा ऐसा हो रखा है यार। मैंने कहा यार भाई एक बात सुन कि यार पुलिस को वेपन दिखाएगा तो आदमी क्या होगा यार, शूट ही तो होगा।
बोला यार भाई हथियार गिरा दिया था उसने, सरेंडर कर दिया था। बोला वीडियो के अंदर। मैंने कहा कहाँ है सरेंडर करने का प्रूफ, दिखाना मुझे तू। उसने कहा सरेंडर कर दिया था। बोला पूरी वीडियो देखो एक बारी। वो सर मैंने 3-1 मिनट की वीडियो देखी और वीडियो करने में मैंने देखा कि उसने वेपन गिरा दिया, कि वेपन गिरा दिया। यार मैंने कहा यार गिराने के बाद चलो यार, मैंने कहा ये तो गलत हुआ, लेकिन इसने वेपन उठाया क्यों। मैंने उसकी 10 साल की हिस्ट्री चेक करी सर, पूरी की पूरी 10 साल की हिस्ट्री चेक करने में मुझे एक अच्छा इंसान दिखाई दिया, जो इंसान कह रहा था कि देश को जोड़ो। पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहा था, पैदल यात्रा। जो कह रहा था कि मैं चाहे एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं, मैं नहीं मानता ओबीसी एसटी सबको, सबके लिए। मैंने देखा कि एक लड़का बिहार में अपने गांव वालों के लिए, सबके लिए आवाज़ उठा रहा था। फिर मुझे समझ में आया कि कुछ करप्शन के लोग थे, करप्ट लोग थे, उन्हें समझ में आ गया छोटे से गाँव का मैटर है, और अपनी ईगो में लगी हुई थी इनकी, पुलिस वालों की लगी थी अपने ईगो के अंदर, कि साला एक आदमी हमें कैसे हथियार दिखा सकता है चीज़ें। वेपन दिखाने के बाद भी क्या हुआ, उस आदमी ने हथियार डाला। हथियार डालने के बाद उसकी माँ खड़ी है विदिन 50 मीटर दूरी पर, 20 मीटर दूरी पर। उसको चारों तरफ से घेरा मारते, घेरा मारने के बाद 3 गोलियां मारते हैं उसको पैर में, उसकी 2 एक पैर में, एक पैर में। जब मारते हैं उसको, गाड़ी के अंदर डालते हैं, तो गांव वाले वहाँ से देख रहे हैं बेचारे डर के मारे। तो गांव वालों को बोलता है तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और मैं सही हूँ। 3 गोली खाने के बाद भी कहता मैं सही हूँ, मैं लड़ूंगा। तो पुलिस वालों की ईगो सेटिस्फाई नहीं होती, कहता साला अभी भी हमको दिखा रहा है करके, इतना ही। फिर 2 गोलियाँ और मारते हैं उसमें। तो सर रीज़न ये है कि जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, जिन पुलिस वालों पर हम ट्रस्ट करते हैं, रात के टाइम में अगर सपोज करो 4 पुलिस वाले चौराहे में खड़े होते हैं, हम कहते हैं यार सेफ है एरिया, है ना। अंधेरे एरिया से जाते हैं, एक पीसीआर की गाड़ी खड़ी रहती है, अरे बोलते हैं पुलिस है, हम विश्वास करते हैं, हम आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो दुनिया का विश्वास उड़ जाएगा भाई। दुनिया किस पर ट्रस्ट करेगी? अगर तुम ऐसा, अगर ये हत्या किसी और ने करी होती ना सर, सिविल ने करी होती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, जिन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सर। वो ट्रस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपके हिसाब से उन पर, पुलिस वालों पे एक्शन होगा जिस तरह का लोग चाहते हैं? बिल्कुल सर, होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए सर। अगर आपने उन पर एक्शन नहीं किया तो ये समझ लो कि इस टाइप के जो लोग हैं, जो अपने ईगो के लिए, जिनके लिए मानवता कुछ नहीं है, जो कानून को अपने हाथ में रखते हैं, ऐसे कई भरत तिवारी और मरते रहेंगे सर। लेकिन अगर एक बारी पनिशमेंट हो गई तो उसके बाद क्या होगा सर? अगर कोई पॉलिटिकल आदमी भी उनको ऑर्डर दे रहा है ना, चल मार, मैं कह रहा हूँ, बोलेगा नहीं सर प्लीज़ आप लिख के दे दो एक बारी, मैं नहीं मारूंगा। तुम क्या करोगे? मुझे सस्पेंड ही तो करोगे। मैं ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कर दो सस्पेंड, पोस्टिंग कर दो दूसरी जगह, लेकिन मुझे उम्र कैद तो नहीं करवाओगे सर। तो चीज़ें चेंज होंगी, इसलिए मैं इस पर ग्राउंड पर आया है सर। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी क्या होता है सर, मैं आपको बताऊँ, हम लोग भी ऑपरेशन करने जाते हैं ना सर, हमारे ऊपर दबा के गोलियां मारते हैं आतंकवादी, चारों तरफ से हम बच के रहते हैं, दबा के फायर मारते हैं। जब लास्ट में कहते हैं हम सरेंडर कर रहे हैं, हम बोलते हैं सरेंडर कर रहे हैं यार भाई। वो AK-47 लेके बाहर आते हैं, हम बोलते हैं हथियार फेंक, हथियार फेंकता है, हम उसको सरेंडर करवाते हैं सर। जब हम एक आतंकवादी को सरेंडर करवाते हैं यार, वो तो हमारे देश का एक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ उसने वेपन उठाया, जो भी हमारे संविधान के अंदर जो बड़ी से बड़ी धारा है, आप उसको जेल डालो, कानूनी कार्रवाई करो, लेकिन आप जज नहीं हो, आप ये देश नहीं हो, आप हिंदुस्तान नहीं हो, है ना सर। सही बात है, और इसीलिए लोगों का गुस्सा भी है, लोगों का गुस्सा कि भाई है आप थोड़ी तय कर दोगे और किसी को गोली मार दोगे, किसी को गोली सीधी मार सी बात दोगे। है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जो बिहार में हुआ, लेकिन उसके पहले एक दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा, और एक ऐसा नेक्सस पकड़ा गया जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर्स वगैरह सब शामिल थे। आपके हिसाब से पिछले कुछ दिनों से अगर आप गौर करेंगे तो चूंकि ये घटनाएं हो नहीं रही हैं तो इंसान रियलाइज़ नहीं करता, लेकिन भारत में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हो चुकी हैं, है ना। भारत के लिए कोई नया खतरा आपको लगता है खड़ा हो रहा है या खड़ा हो सकता है? आपको इस वक्त क्या खतरा भारत के लिए दिखता है? सर इस टाइम जो सबसे बड़ा खतरा है, इस टाइम जो इंडिया के अंदर खतरा है, मुझे टेररिज्म इतना बड़ा खतरा नहीं है इस टाइम इंडिया के अंदर। हमने टेररिज्म को ना के बराबर कर दिया इंडिया के अंदर, लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश के अंदर, एक माहौल को, मतलब दुनिया के अंदर जो जंग होती है वो नैरेटिव की जंग है सर। जंग किसने देखी? मतलब ना तो मैंने देखी ईरान और अमेरिका की लड़ाई ग्राउंड पर जाके, ना रशिया यूक्रेन की लड़ाई आपने देखी होगी सर। हम वही बोल रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन रशिया से बुलवा रहे हैं या जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बुलवा रहे हैं, और उसी पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि मिसाइल कहाँ पर गिरी, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जीते। हम सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे हैं और उन्हीं पर ट्रस्ट कर रहे हैं। दुनिया का किसी आदमी ने कोई जंग नहीं देखी। मैंने 1971 की भी जंग नहीं देखी, मैं पैदा नहीं हुआ।
लेकिन मैं यकीन मानता हूँ कि 71 की जंग हमने जीती, क्योंकि हमने वही पढ़ाया, वही सिखाया। तो ये जो नैरेटिव है ये बहुत खतरनाक है सर। इस टाइम दुनिया की जो सबसे बड़ी फंडिंग चल रही है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, वो चल रहा है कि इस देश के अंदर लोगों की सोच को चेंज करना, लोगों को ये समझाना कि तुम्हारी आज़ादी खत्म हो चुकी है। पहली चीज वो जेनजी आंदोलन खड़ा करना पूरे देश के अंदर। उन्हें क्या लगा कि नेपाल में हुआ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई कि हमारी आज़ादी, मतलब आदमी के दिमाग में डाल दिया है कि हमारी आज़ादी खत्म हो चुकी है। तो लेकिन वो ये बात ये सोच कर देखे यार, किस आज़ादी की बात कर रहे हो सर आप इस देश के अंदर क्या करते हो, भारत देश के अंदर आज चौराहे पर जाते हो, देश के प्रधानमंत्री का पुतले को फूंकते हो सर, आग लगाते हो देश के प्रधानमंत्री के पुतले पर, ठीक है, इंक डालते हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, और शाम को आप जाके बार के अंदर दारू पीते हो, बोलते हमारी आज़ादी खत्म हो गई। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर का पुतला फूंकते हो, उसके मुर्देबाद के नारे लगाते हो, और शाम को अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बोलते हो यार हमारी तो आज़ादी। पुतला फूकना तो छोटा हो गया, आजकल माँ की गाली भी दे तो देते हैं रैली वैली में। ये आप करके दिखाओ ना चाइना में, आपका डीएनए खत्म कर देगी चाइना सर। आपको नहीं उठाएगी, पता है क्या बोलेगी, नहीं नहीं इसके चाचा, ताऊ, फूफा, जीजा सबका डीएनए लाओ भाई, ये डीएनए ही खराब है देश के लिए, सबको गायब कर देगी, कभी वापस नहीं लाएगी सर। अभी आपने 3 दिन पहले एक देखा होगा, एक औरत ने नाइफ उठाया था, शूट आउट कर दिया पुलिस वालों ने सीधा। आप बाहर जाके देखो ना सर, आप बाहर का, अच्छा ब्रिटेन के आपको और बताता हूँ थोड़ा, 4 दिन पहले मैंने कल ही डाली है, क्या हुआ ब्रिटेन के अंदर, एक टीचर ने सिर्फ क्या बोला, एक टीचर से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, 11th क्लास के बच्चे से, एक टीचर से पूछा कि सर क्या सच में दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई है जो अच्छे के लिए भी लड़ी जाती है। टीचर ने कहा कि यार बहुत सारे वॉर होते हैं जो अच्छे के लिए भी होते हैं। तो बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि सर वो कौन सा वॉर है, बोला इस टाइम जो व्लादिमीर पुतिन लड़ रहे हैं वो सही है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। भाई साहब टीचर को जेल डाल दिया सर, ये है सर, इसको आज जेल डाल दिया। और ब्रिटेन में एक लॉ ला दिया कि जो भी यूक्रेन के खिलाफ बात करेगा उसकी नौकरी ले ली जाएगी, उसको जेल डाल दिया जाएगा सर। फिर आप बोलते हो यार हमारे को ब्रिटेन जा, तो आप देखो ना सर, आप इस देश के अंदर सर माहौल अलग ही नैरेटिव, मतलब ये हम भी करते हैं, दुनिया की हर एजेंसी करती है। क्या करती है सर, सपोज करो कि मोबाइल में एक इन्फॉर्मेशन आएगी, आप उस इन्फॉर्मेशन को देखोगे, वो सही इन्फॉर्मेशन होगी, उस सही के बिहेव पर 1000 इन्फॉर्मेशन और भेज दी जाएगी, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कौन सही है कौन गलत है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएंगी आपको, मिस इन्फॉर्मेशन देना सर। तो दुनिया के अंदर ये नैरेटिव का जो आज के टाइम में जो गेम चल रहा है वो बहुत डेंजर चल रहा है सर, बहुत। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप बताइए, आप तो स्पाई रहे हैं, ये धुरंधर देखी आपने? देखिए सर बिल्कुल। वो प्रोपेगेंडा फिल्म है या वाकई स्पाई की जिंदगी वैसी होती है और वैसा संभव है जैसा दिखाया गया? सर देखो, इंसिडेंट जितने भी दिखाएं वो रियल है, जो भी हुआ है। मैं आप ही के पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि सर देश के अंदर नोटबंदी टेररिज्म को खत्म करने के लिए की थी, मुझे अभी भी याद है वो बात। आप पिक्चर तो अभी आई है, हमने जो लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, मैंने कहा नोटबंदी, मैंने कहा नोटबंदी ने टेररिज्म की कमर तोड़ दी सर। अगर नकली नोट को हम कैसे लेकर आए, तो देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि यार नकली नोट को तो नहीं ढूंढ सकते, काम कर दो, इस ISI की करेंसी चेंज कर दो, है ना। तो जो भी इंसिडेंट हुए हैं सर, जितने भी अननोन गनमैन मार रहा है, कोई ना कोई तो मार रहा है ना सर। जो भी देश के, जो भी पाकिस्तान के अंदर, कनाडा के अंदर जिसने भी हमारे हिंदुस्तान को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करे, वो किलिंग चल रही है। इंसिडेंट कोई गलत नहीं है पिक्चर में जो दिखाएं सर। देखो आप एक पिक्चर बना रहे हैं तो पिक्चर एंटरटेनमेंट के लिए, हो सकता है स्पाई ऐसे बाइक के अंदर गर्लफ्रेंड को लेके पीछे ना चले सर, है ना चीज़ें। तो वो चीज़ें नहीं मान सकता कि यार एक लड़का मतलब डांस कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, वो कर रहा है, उसको छोड़ दो। इंसिडेंट सारे के सारे इंसिडेंट सही दिखाएं, बस आप उसको थोड़ा सा एंटरटेन करो। तो उसके लिए क्या हो गया कि कई जगह देखो स्पाई की दुनिया में सर गोलियां 2 ही 3 चलती है, पिक्चर के अंदर दिखाया कि 1000 गोलियां चल रही हैं, तो आपको एंटरटेन करने के लिए दिखाया है कि आप इंजॉय करो चीज़ें। लेकिन जो जिस बेस को लेके किया गया है, जिसके ऊपर दिखाया गया है, वो चीज़ें सारी की सारी सही हैं सर। अच्छा, सारी चीज़ें सही हैं, स्पाई भी आप कह रहे हैं कि वैसे होते ही होते हैं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म आपका ये रहता है कि आप सही नहीं है। आप कभी NSG में नहीं रहे, आप कभी कमांडो नहीं रहे, आप कभी स्पाई नहीं रहे, इसकी सच्चाई क्या है? कुछ लोग ऐसा आपके लिए बोलते हैं। सर मैं ऐसा कह रहा हूँ सर, देखो वो ये बोलें, एक एग्जाम्पल के लिए जो आदमी ये बोलता है, देखो यार बोलने के लिए कुछ भी, आप एक काम करो, आप एक FIR करो, है ना सर, एविडेंस दिखाने के। अगर कोई आदमी बोल रहा है सर अपना बढ़िया फ्यूचर है, सब कुछ ठीक है, आप मुझे चलो ये भी छोड़ दो, आप ओपनली बोल दो कि लक्की बिस्ट आप एविडेंस दिखा दो, है ना सर, कि यार आप एक एविडेंस दिखा दो। मैं रिज़ाइन में 2019 की बात बता रहा हूँ ना सर, मैंने शायद 2019 में रिज़ाइन कर दिया 23 Feb को। मैं 2019 तो जाऊँगा ही नहीं यार, मैं आपको पिछले 6 महीने के ऑपरेशन दिखाऊँगा, कुछ लास्ट 6 मंथ के। आप जिम्मेदारी ले लो कि हम लेते हैं, हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है, मैं आपको ओपन एविडेंस के साथ, एक एविडेंस के साथ ऑपरेशन दिखाऊंगा सर।
आप परमिशन ले लो कि नहीं लक्की बिश्त ने सच में ऐसा दावा किया है, उसने ऑपरेशन किया है, कि उसको बोलने की आज़ादी दो, है ना सर। तो मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मुंह में, आप उन एविडेंस के ऊपर बिलीव करोगे। तो आपको ये लोग टारगेट क्यों करते हैं फिर? सर देखो होता क्या है, मैं आपको उनको कोई नहीं देख रहा है सर, कुछ लोग आ जाते हैं। आज मैं एक चीज़ बताऊं सर, आप किसी भी ऐसे आदमी का नाम डाल दो जिसको लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज करो कल सुशांत सर आपको लोग जानते हैं, जिसको कल कोई भी नहीं जानते ना, एक थंबनेल लिख दो कि इस आदमी ने दिया सुशांत सिंह को गालियां, वो आपको देखने के लिए आएंगे इसने क्या बोला है। मेरी बात समझ रहे हो सर, उस आदमी को देख ही लेंगे लोग बाग। सिर्फ तो क्या होता है, व्यूज के लिए कर रहा है। ओनली व्यूज और नेम ऑफ फेम के लिए। जो आदमी है, उन आदमी जो ये आके बोलते हैं, उनको ये बोलो यार भाई तुम हो कौन, तुम कौन हो भाई। मुझे अपने बगल वाले डेस्क में नहीं पता होता कि कौन है, और तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं करके। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मैं एक ऑपरेशन की अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं, मतलब विद इन 3 महीने 4 महीने पहले के ऑपरेशन की, नहीं 4-5 महीने हो गए होंगे, देश नहीं बताऊंगा सर। उस ऑपरेशन के अंदर सपोज करो 15-16 लोग थे पूरे ऑपरेशन में, मैं सिर्फ एक आदमी को जानता था सर पूरे ऑपरेशन में। मैंने बाकी के 15 लोगों की शक्ल ही नहीं देखी आज तक जीवन में। पूरा ऑपरेशन साथ में किया है, चलो मैंने हिंदुस्तान से किया या मैं इंडिया में था, मैंने यहीं से किया, कहीं से भी किया हो, लेकिन उस ऑपरेशन में जो 15-16 लोग थे, सिर्फ मैं एक आदमी को जानता हूं उसमें से जो मेरे साथ ऑपरेशन करता है। बाकी मैं 13-14 लोगों को कभी जानता ही नहीं। अगर कल भी वो मेरे सामने आ जाएंगे ना सर, तो मुझे पता नहीं होगा कि वो ऑपरेशन में वो मेरे साथ थे। ऑपरेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकल वहाँ पर रहें। लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ऑपरेशन वही करता है जो गोलियां चलाता है। ऑपरेशन वही नहीं करता, ऑपरेशन वो भी करता है जो बैठकर ऑर्डर देता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को डिज़ाइन करता है, ऑपरेशन वो भी करता है जो ऑपरेशन को वहाँ पर मैनेज करता है। बहुत टीमें होती हैं। और आपको इस ऑपरेशन का एक चीज़ और बताऊँ सर, इस ऑपरेशन में जो 14-15 लोग थे ना सर, उनमें एक आदमी और कौन था पता है सर? किसी देश का सेकेंड पावरफुल आदमी। अब सेकेंड पावरफुल आदमी कौन होगा किसी देश का सर? अब सोच लो आप, उस ऑपरेशन में उन 15 लोगों के अंदर उस देश का जो सेकंड पावरफुल आदमी होता है, शायद किसी भी देश के अंदर होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट यही होता है ना, तो उस ऑपरेशन में उस देश का सेकंड आदमी भी था। सोच लो, दूसरे देश का, उसी देश का जिस देश में ऑपरेशन चल रहा था, वो आदमी भी उस ऑपरेशन में था सर। ये अभी की बात है। और जिसको ये लग रहा है, उन लोगों को सर जो ये कहते हैं, आप मुझे बोलो कि इसका एविडेंस अभी भी मेरे पास है सर, उस ऑपरेशन का एविडेंस अभी भी मेरे पास है। तो ये बताइए, जब आप इतने सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप कैमरे पे भी आते हैं, सब कुछ बोलते हैं, आपको भी थ्रेट है अभी, या आपको लोग इस तरह से मान लीजिए आपको भी देखते हो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी जाती है? हाँ थ्रेट है सर, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे को सेफ रखती है गवर्नमेंट पर। आज की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखती है सर। देखो कि थ्रेट तो 100% है सर। मैं जब आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बैन कर दिए हैं, मतलब बड़ी बड़ी धमकियाँ आती हैं मेल के ऊपर, बांग्लादेश से धमकियाँ आती हैं, तो थ्रेट तो 100% है सर। ये डिनाई नहीं कर सकते कि थ्रेट नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि दुनिया के अंदर सबसे डेंजर वो आदमी है जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता सर, कि कौन है, कहाँ रहता है, कैसे काम करता है। तो आप तभी आदमी को टारगेट कर सकते हो सर जब आपको आदमी के बारे में पता होगा, नहीं तो आप आदमी को टारगेट नहीं कर सकते। चलिए, हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे और ऑपरेशंस करते रहें। नहीं, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला लक्की जी, और बहुत you. सारी बातें दर्शकों के लिए बताई हैं। मुझे लगता है आपसे बात करके लोगों को इनसाइट भी मिलता है कि कैसे क्या कहाँ हो रहा है, तो उसके लिए बहुत। एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में सर, मिस हो गया था। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है सर कि यार कोई आदमी क्यों चीज़ें बता रहा है मीडिया में आके। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आदमी आगे बताता क्यों है भाई, हमारे देश में ये किया, हमारी एजेंसी ने ये किया। आज के टाइम में क्या हो रहा है सर, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, आज गेम चेंज हो चुका है। आज अमेरिका जब मिसाइल मारता है ना, उस मिसाइल में कैमरा लगाता है सर। कैमरा लगाने के बाद जब दुश्मन के एरिया को गिराता है, अगले दिन पूरी दुनिया को दिखाता है कि हमने मिसाइल अटैक किया है। रशिया आज जब यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन रशिया के ऊपर अटैक करता है ना, तो उस ड्रोन के ऊपर क्या कैमरे लगे हैं सर, और दुनिया को ये दिखाता है कि मैंने गिराया है। जब ईरान आज हमला करता है ना सर अमेरिका के ऊपर, तो ईरान दिखाता है कि अमेरिका के सबमरीन के ऊपर या अमेरिका के एयरक्राफ्ट के ऊपर मैंने अटैक किया, और ये वीडियो जारी करता है सर। आज आपको दुनिया को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि हमने किया है, बस सर। नहीं, आप जो कर रहे हैं उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं जी सर, कि उन्हें भी देश के लिए करना है। और जो आपने कहा कि हमेशा देश के लिए सोचकर आप करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, या आपके मन में कोई सवाल हो तो लिखिए कमेंट में, हम लक्की जी को फिर बुलाएंगे और उनके भी जवाब लेंगे। आज के लिए टॉप एंगल में इतना ही। नमस्कार।